सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था कैसी है और उसकी क्या विशेषता है। तो हम देखते हैं भारत में दो स्तर की सरकार है। सरकार है दो सरकार या फिर दो स्तर की सरकार। ये है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पूरे भारत के लिए, जैसे कि आपको मैं मानचित्र के माध्यम से दिखाऊं, पूरे भारत की, ये जो पूरा भारत आप देख रहे हैं, पूरे भारत की एक सरकार है जो कि पूरे भारत के नागरिक, यहाँ पर नागरिक समूह पूरा भारत है, पूरे भारत के नागरिक समूह पर शासन करती है। इसे हम भारत सरकार कहते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं, और इसके मुखिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये हमारे पूरे भारत की सरकार है। और कहीं आप अलग अलग रंगों से हमारे बने हुए राज्य देख रहे होंगे, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे हमारे पूरे 28 राज्य हैं ये। तो यहाँ हर राज्य की एक अलग सरकार है, यहाँ पर हर राज्य की एक अलग सरकार है। तो उन्हें हम राज्य सरकारें या प्रांत सरकारें कहते हैं, जो कि अपने केवल, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की सरकार केवल मध्य प्रदेश के नागरिक समूह पर शासन करेगी। उसका उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार है राज्य सरकार। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार केवल उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत अपने कार्य करेगी, उसका अन्य राज्यों के शासन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो पूरे भारत की सरकार है, उसका सभी राज्यों और पूरे भारत की जनता और पूरे भारत के क्षेत्र से संबंध है, और वो उन सभी के बारे में निर्णय लेगी, उन सभी के कर्तव्यों के लिए निर्वहन करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो तरह की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो कि इस तरह से मिलकर हमारे भारत के शासन व्यवस्था को, संघात्मक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। हमारे यहाँ, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था दो तरह की होती है। एक जिसमें कई राज्य मिलकर एक संघ को बनाते हैं। ऐसे में जहाँ पर राज्य अलग अलग राज्य या अलग अलग देश मिलकर एक बड़े देश को बनाते हैं, वो संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों को या फिर उन देशों को जिन्होंने एक बड़ा देश बनाया है, उन्हें स्वतंत्र होने का अधिकार होता है। लेकिन ऐसा हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत में कोई भी राज्य हमारे देश से स्वतंत्र होकर एक नए देश का निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ पर केंद्र किसी राज्य को चाहे तो उसकी सीमा में बदलाव कर सकता है, दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य में बदल सकता है, या तीन राज्यों को जोड़कर एक राज्य में बदल सकता है, या कितने ही भी। और ऐसे ही एक राज्य को तोड़कर दो, तीन या फिर कितने ही भी राज्यों में बदल सकता है, किसी की भी सीमा घटा या बढ़ा सकता है। तो केंद्र के पास ये शक्तियां हैं। इस मामले में केंद्र सरकार के पास अधिकार काफी ज्यादा है। वो इस सामान्य बहुमत से राज्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो केंद्र और राज्य की स्थिति हमारे यहाँ ये है कि केंद्र को हम समाप्त नहीं कर सकते, राज्यों को समाप्त कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अगर हम एक तरह से कहें तो हमारा देश एक है, और हमने अपने देश को अपने शासन और प्रशासन की सुविधा के लिए कई सारे राज्यों में बांटा है। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्यों से मिलकर हमारा देश बना है और वो राज्य स्वतंत्र हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने केवल अपनी सुविधा के लिए अपने देश को अलग अलग राज्यों में बांटा है। तो इस तरह से हमारे दो स्तर की सरकार होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलकर शासन व्यवस्था को चलाते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था को चलाते हैं। अच्छा, हम एक और बात करें तो हमारे देश में तीसरे स्तर की सरकार भी है, जिन्हें हम स्थानीय सरकार कहते हैं। स्थानीय सरकार तीसरे स्तर की सरकार है। हालांकि इन सरकारों को बहुत कम अधिकार हैं, लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये हमारे स्थानीय स्तर पर छोटे निर्णयों को लेने में यही अपनी भागीदारी दिखाती हैं। तो ये तीसरे स्तर की सरकारों को हम स्थानीय सरकार कहते हैं। इनको हम दो भागों में बांटते हैं। इनका हम विस्तृत अध्ययन बाद में करेंगे। अभी मैं आपको केवल एक सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि स्थानीय सरकार हमारे दो तरह की होती हैं। एक पंचायती राज यानी ग्राम स्तर की सरकारें, और एक नगर निकाय यानी कि नगर स्तर की सरकारें। तो इनके लिए इनका हम पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन एक अलग वीडियो में, अलग टॉपिक के दौरान करेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि हमारे देश में मुख्य महत्व, जो अति महत्वपूर्ण है, वो दो स्तर की सरकार होगी, केंद्र व राज्य, और तीसरा स्तर भी है जो कि स्थानीय स्तर कहलाता है। अच्छा, अब हमने अगर अपना अलग अलग सरकार अलग अलग स्तरों पर बांटी है, तो उन सरकारों में विवाद की स्थिति भी हो सकती है, और वो आपस में लड़ सकती हैं कि ये कार्य मेरा है या ये शक्ति मेरी है। एक दूसरे से विवाद हो सकता है, या फिर ये कार्य तुम्हारा है। एक सरकार दूसरे सरकार पर दोषारोपण कर सकती है। तो इसके लिए हमने अपने
शासन से संबंधित जितने भी विषय होते हैं, किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने से संबंधित जितने भी विषय हो सकते हैं, उन सभी विषयों को हमने यहाँ पर अलग अलग भागों में बांटा, उनका बंटवारा कर लिया गया। शक्ति पृथक्करण भी कह सकते हैं हम इसको। तो संघ सूची में वो विषय होते हैं जिसमें फैसला और जिसमें कर्तव्य करना केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार जिन मामलों में शासन व्यवस्था का संचालन करेगी, ऐसे 100 विषय हैं और ये संघ सूची में रखे जाते हैं। दूसरा, राज्य सरकार जिन कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जिन विषयों पर शासन चलाएगी, वो 61 विषय हैं, उन्हें हम राज्य सूची के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा आता है संवर्ती सूची। अब केंद्र सूची तो हो गई, राज्य सूची हो गई, तीसरी संवर्ती सूची, इसमें 52 विषय हैं। ये क्या है? तो संवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जहां पर दोनों को मिलजुल कर फैसला लेना है, केंद्र को और राज्य को, जहां पर दोनों को मिलजुल कर फैसला लेना है। अब यहाँ पर एक बात ये भी निकल के आती है कि दोनों को मिलजुल के फैसला लेना है, तो कहीं पे विवाद हो जाएगा तो फिर किसका फैसला माना जाएगा? तो ये भी इस संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे विवाद की स्थिति हो जाती है तो वहां पर केंद्र सरकार, क्योंकि पूरे भारत की सरकार है, तो उसका फैसला माना जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं, हम हमारे शासन से संबंधित जितने भी अधिकार, शक्तियाँ और कर्तव्य हैं और उनके अनुसार जितने विषय बनते हैं शासन से संबंधित, उनको हम 3 भागों में बांटा, संघ, राज्य और संवर्ती। संघ केंद्र चलाएगा, राज्य सूची में राज्य कर्तव्य करेगा, संवर्ती सूची में दोनों मिलकर करेंगे। अब भी एक बात और हमारे सामने आती है, मान लीजिए शासन से संबंधित कोई ऐसा विषय है जो इन में आने से छूट गया है, 161-52 इनमें आने से छूट गया है, तो वो उसके बारे में निर्णय कौन लेगा? तो ऐसी शक्तियों को हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट मतलब जो यानी कि जो अवशेष रह गई, ऐसी शक्तियां जो अवशेष रह गई, जो इसमें नहीं आ पाई, शेष रह गई। तो ऐसी अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। यहाँ पर राज्य को अधिकार नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो उन्हें राज्य को प्रदान कर सकती है, वो केंद्र सरकार के ऊपर है। फिलहाल ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास आती है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे देश की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, वो अन्य संघात्मक शासन व्यवस्था जैसे अमेरिका है उससे अलग है। यहाँ पर अलग क्या है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है और दोहरा संविधान होता है। वहाँ पर 2 अलग राज्यों का संविधान अलग है और पूरे देश का संविधान अलग है। हर राज्य का संविधान एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। हर राज्य की शासन व्यवस्था एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो सकती है। कोई राज्य किसी दूसरे राज्य से कोई मतलब नहीं, वहाँ संबंध नहीं। एक राज्य चाहे अपना जैसा संविधान बना ले, दूसरा राज्य चाहे दूसरा तरह का संविधान बना ले। तो यहाँ पर 2 तरह के, वहाँ एक संविधान पूरे देश का होता है और एक हर राज्य का अपना अपना अलग होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा संविधान नहीं है। हमारे यहाँ पर पूरे देश के लिए एक जैसा संविधान है, पूरे देश का एक संविधान। कोई राज्य अपना अलग संविधान नहीं बना सकता हमारे देश में। और हमारे देश के संविधान में राज्यों के लिए जो शासन व्यवस्था की बात कही गई है, वो भी सभी राज्यों के लिए, वो चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर, हालांकि जम्मू कश्मीर तो अब राज्य रहा नहीं, वो चाहे हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोई सा भी राज्य हो, सबकी शासन व्यवस्था एक ही तरह की बनाई गई है। ऐसा नहीं कि किसी की शासन व्यवस्था कुछ अलग होगी। संविधान से संबंधित जितने भी बातें हैं राज्यों से संबंधित, वो सभी एक जैसी हैं। तो पूरे देश का एक संविधान है, सभी भारत के नागरिक हैं, कोई यहाँ पर अलग अलग राज्य का नागरिक नहीं है, सब भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ पर हमारी अन्य संघात्मक देशों से ये पृथकता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। जब संघात्मक शासन की हम बात करते हैं तो क्योंकि संघात्मक शासन कहीं ना कहीं शक्तियों का बंटवारा है, और शक्तियों का जब बंटवारा होता है तो वो आपस में टकराव भी हो सकता है। तो उस टकराव से बचने के लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पूरी स्पष्ट और महत्वपूर्ण बनानी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का रक्षक होता है, क्योंकि अलग अलग सरकारें हैं तो वो अपने संविधान को अपने पक्ष में लाने के लिए कोशिशें भी कर सकती हैं, संविधान का अतिक्रमण कर सकती हैं, या फिर संविधान में कुछ ऐसे संशोधन कर सकती हैं कि एक सरकार का अस्तित्व कम हो और दूसरी का बढ़ जाए। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है, संविधान का अतिक्रमण होने से रोकता है। यह कार्य वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से करता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि अगर राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाए, तो उस कानून को, अगर वो कानून संविधान के अनुसार सही नहीं बैठा, मान लीजिए हमारा संविधान है, उस संविधान के अनुसार वो कानून उन्होंने सही नहीं बनाया,
तो उसका फिर से अवलोकन करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उसका फिर से अवलोकन कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय, और उसको अगर वह कानून संविधान के अनुसार सही नहीं है तो उस कानून को रद्द कर देगी। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है। तो सर्वोच्च न्यायालय, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वोच्च न्यायालय से गलती किसी से भी हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय से कोई गलती हुई हो तो भविष्य में वो अपने ही फैसलों का दोबारा अवलोकन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय दोबारा से अपने फैसलों का अवलोकन करके फिर सही निर्णय दे सकती है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा वो संविधान की रक्षा भी करती है। और साथ ही जब हम बात करते हैं हमारे देश में, जैसे कि ये मानचित्र में देखेंगे हम, एक तो केंद्र सरकार हो गई और हर राज्य की अलग अलग सरकार है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी राज्य का केंद्र सरकार से विवाद हो गया या किसी राज्य का दूसरे राज्य से विवाद हो गया, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का आपस में विवाद हो गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का आपस में कोई विवाद हो गया। तो ऐसे विवादों की स्थिति में जहाँ पर विवाद एक राज्य का दूसरे राज्य से है या एक राज्य का केंद्र से है, इस तरह के विवाद की स्थिति होगी तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ही विवाद का निपटारा करता है और सही फैसला सुनाता है। जो सही होता है उसके पक्ष में फैसला सुनाता है। हम बात कर रहे हैं पांचवी विशेषता, संविधान की बात कर रहे हैं हम। हमारे देश में एक संविधान है। तो जैसा भी हमने बात करी थी कि कोई सरकार ऐसे भी हो सकती है कि वो संविधान संशोधन करके संविधान को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पे एक बताने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 3 तरह के संविधान संशोधन होते हैं। संविधान में जो संशोधन होता है वो 3 तरह से होता है। एक, केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा शक्ति है। केंद्र सरकार सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। जो सामान्य बहुमत होता है यानी कि आधे से ज्यादा, एक भी ज्यादा है आधे से, तो बहुमत हो जाता है और वो कोई भी कानून पारित हो जाता है। तो ऐसे ही सामान्य तरीके से संविधान संशोधन हो सकते हैं एक तरह से। और दूसरा संविधान संशोधन, दूसरे प्रकार का संविधान संशोधन है विशेष बहुमत के द्वारा। तो सामान्य बहुमत तो हो गया आधे से एक, विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत, यानी कि 100 लोग हैं तो कम से कम 66-67 लोग सहमत हों तब वो संविधान हो पाएगा। 2/3 लोग उसके पक्ष में होंगे तब वो संविधान संशोधन हो पाएगा। तो ये विशेष बहुमत के द्वारा भी कुछ संशोधन होते हैं। कुछ संशोधन इससे भी बड़े हैं जो उसमें हमें 2/3 बहुमत तो चाहिए। और जितने राज्य हैं हमारे, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे 28 राज्य हैं, हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 में से आधे से ज्यादा, आधा का मतलब 14 और आधे से ज्यादा मतलब 15, कम से कम 15 राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। ऐसे भी संशोधन है, बहुत बड़े संशोधन, जिनमें 15 राज्यों की सहमति की आवश्यकता बहुत जरूरी है, वरना वो संशोधन नहीं हो पाएगी। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसके बारे में आपने देखा होगा। पूरे देश में एक तरह की कर प्रणाली बनाने के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन किया। तो ये संशोधन बहुत बड़ा संशोधन था, क्योंकि इसमें पूरे भारत के लिए एक कर प्रणाली बनाई जा रही थी। और पूरे भारत के लिए कर प्रणाली बनाई जा रही, तो पूरे भारत में 28 राज्य, तो हर राज्य से सहमति और असहमति के बारे में पूछा गया। ये बड़ा संविधान संशोधन था, तो इसमें 2/3 बहुमत से पारित किया गया इसे, और हर राज्य के पास भेजा गया, हर राज्य की विधानसभा में भेजा गया इस प्रस्ताव, जीएसटी के प्रस्ताव को। और जिसे 16 से अधिक राज्यों ने सहमति जाहिर करी, तब जाकर ये संविधान संशोधन लागू हो सका। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत बड़े जो संविधान संशोधन होते हैं उसमें हमारे केंद्र व राज्य दोनों तरह की सरकारों की भूमिका है। केवल एक सरकार इस पे निर्णय लेकर संविधान संशोधन नहीं कर सकती। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारा देश का संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था वाला है, लेकिन इसमें कई सारे गुण एकात्मक वाले हैं। ऐसे ही आपातकाल में हमारा संविधान संशोधन, पहले मैं आपातकाल को परिभाषित कर देता हूँ। आपातकाल का अर्थ होता है जब किसी दूसरे देश ने हमारे देश में आक्रमण कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में संकट की स्थिति होती है, संकटकालीन या आपातकालीन स्थिति कहते हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी आ गई हो, तो इतने सारे राज्य सरकारों का चुनाव करने के लिए पैसा ना हो हमारे पास, हम बहुत आर्थिक बोझ से दब चुके हों, वो आर्थिक संकट भी एक आपातकाल या संकटकाल कहलाता है। तो या फिर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, पूरा देश में गृह युद्ध छिड़ जाए, तो इस तरह की स्थिति अगर आ गई हमारे देश में, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, या आर्थिक रूप से हमारा देश बिल्कुल पंगु बन जाए,
तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और यहाँ पर राज्य सरकारों की शक्तियां बहुत कम या फिर समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा देश का जो शासन है आपातकाल में एकात्मक तरह का हो जाता है। तो ये हमने देखी भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था। हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था के बहुत सारे गुण हमने देखे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर केंद्र है, राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकते, केंद्र है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, समवर्ती शक्तियों में भी उसको अधिक शक्ति प्राप्त है, नागरिकता एक है, संविधान एक है। तो एक तरह से हम देखें तो हमारा संविधान जो है संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों का मिला जुला रूप है। केवल संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, दोनों का मिला जुला रूप में, जिसमें अधिकांश बातें संघात्मक शासन व्यवस्था की हमें दिखाई देती है। क्योंकि बाहरी तौर पर हम देखते हैं तो हमारे देश में एक राज्य और 28 एक देश और 28 राज्य और उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हमें नजर आते हैं। तो इस तरह से बाहरी रूप से जब हम देखते हैं तो संघात्मक दिखाई देता है, लेकिन अंदर इसमें बहुत सी बातें एकात्मक की हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान दोनों शासन व्यवस्थाओं की अच्छी बातों को लेकर मिलजुल कर मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर हम अपने टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।